बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया बड़ा ही गहरा गड्ढा खोदा गया, लेकिन एक दफ़ा फिर वो गड्ढा खोदने वाले उसमें खुद ही गिर गए हैं। अब इमरान खान साहब ने ये सोचा है कि जनाब इनके ऊपर अब मिट्टी भी डाल देनी है। हुआ ये है कि जियो में शाहजेब खानज़ादा ने एक शो किया और उसमें फारूक उमर ज़हूर नामी शख्स को दिखाया, उसका इंटरव्यू किया कि जिसने ये दावा किया कि जी इमरान खान साहब ने घड़ी बेची है, वो उसने ख़रीदी है और उस तक पहुंची है, $20 लाख उसने उसके लिए दिए हैं। और जनाब इस तरह से सारी कहानी हुई। उसमें फ़रा साहब का नाम लिया गया और शहजाद अकबर का कि उनके थ्रू फ़ोन पर बात हुई, ये सब कुछ क्लेम किया गया। फिर उसके बाद शाहजेब खानज़ादा साहब ने कई सवाल उठाए इमरान खान के वाले से कि जी रकम कहाँ गई, किस तरह बेची, क्या किया गया। अब इस पर एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने और बताया कि ये तो क्रिमिनल आदमी है, इसके खिलाफ केसेस हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग और कहीं भागा हुआ है। लेकिन साथ ही उन्होंने भी दावा करने का कहा और अब तो खुद इमरान खान साहब आ गए दरमियान में और उन्होंने बरतानिया तक, लंदन तक जाने का ऐलान कर दिया है। तो लिहाजा लेने के देने पड़ गए हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, ट्वीट किया इमरान खान साहब ने, जो तोशा खाना का और घड़ी का सारा मामला, इस पर इमरान खान साहब ने कहा है बस बहुत हो गया। कल जियो और खानज़ादा ने सरपरस्तों की मदद से, ये सरपरस्तों बड़ा अहम है कि उनको पता है कि कौन पीछे है, किसने क्या किया। जियो और खानज़ादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर ज़माना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहुतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो, खानज़ादा और इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूं। अब ये टेस्ट केस आ गया है हमारे मुल्क के लिए भी। बरतानिया में आपको पता है बड़े सख्त कानून हैं, अगर इमरान खान साहब को गलत दावा करेंगे तो इनको उल्टा जुर्माना होगा। तो सोच समझ कर ये जा रहे हैं। दूसरा, शाहजेब खानज़ादा साहब ने कहा है कि जी हम अपना दिफा करेंगे, जिस मर्जी अदालत में चले जाएं। लेकिन यहां एक मसला है। मसला यह है कि इन्होंने जंग अखबार में जो लंदन का एडिशन है, यानी लंदन में जो अखबार छपता है, लंदन में जो पढ़ा जाता है, उसमें हेडलाइन ये नहीं लगाई, ये खबर ही नहीं लगाई। बाकी सब जगहों पर पाकिस्तान में जहां जहां ये छापा गया है वहां सब में मेन खबर, मेन स्टोरी ही है। तो अगर कोई ऐसी बात नहीं थी और ये इतनी सच्ची और सब तहकीक की थी जो इनके शाहजेब खान साहब कह रही, हमने अपने वकला से मशवरा करके तहकीक करके पूरी तरह से फिर हमने ये सारा मामला उठाया है और सारा इंटरव्यूज ये जो भी जिसका कहा जा रहा है क्रिमिनल है और इसका सारा कुछ किया है, तो इस पर उनका तो ये जवाब आया है। लेकिन दूसरी तरफ अब कहा यह जा रहा है कि अगर ये सारा कुछ सही है तो फिर ये क्यों है कि जनाब इसको मेन स्टोरी बाकी सारे पाकिस्तान में इसको किया गया ट्रीट, इस खबर को, लेकिन लंदन से ये गायब कर दी गई। मगर अब जियो में चूंकि चल गई है और बरतानिया में अगर चली है तो अब ये केस इमरान खान साहब लेकर आएंगे और इस पर उल्टा लेने के देने पड़ गए। वो तो सरपरस्तों, हैंडलर्स की भी बात कर रहे हैं। मामला यही नहीं रुकता, वो यूएई भी जा रहे हैं इस क्रिमिनल के खिलाफ, वो पाकिस्तान में भी कह रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस पर यह भी कहा, तारिक मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जंग और जियो को भी पता है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने हर तरफ छाप दी, उनको पता है यहाँ कुछ नहीं होने वाला, और बरतानिया में इसलिए छापी कि वहाँ केस हो जाएगा। अब ये लोग ये बात कर रहे हैं। इसीलिए फवाद चौधरी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी हवाले से, उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है, जो कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ, आज़म स्वाति के साथ हुआ, जो कुछ हुआ है उसके बाद इतना कोई यहाँ पर एतबार है नहीं। लेकिन अब बरतानिया में जाना, जहाँ पर पहले ही डेली मेल वाले मामले पर जुर्माना हो चुका है शहबाज शरीफ साहब को, वहाँ पर अब जाएंगे तो ये तो बड़ा मामला ख़राब हो गया है। इसका मतलब है इमरान खान साहब के पास रसीदें पूरी हैं। ये तो बात पहले दिन से कही जा रही है कि तोशाखाना में एक पूरा प्रोसीजर है। फवाद चौधरी साहब ने उससे आगाह भी किया किस तरह से इसकी कीमत का तयन किया जाता है, उसके बाद इसको खरीदा जाता है और उसके बाद अगर बेचा जाता है, इसमें गैर कानूनी कोई नहीं। हाँ, हो सकता है कि इमरान खान साहब इस तरह की बातें करते हैं, कोई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात है कि इसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं है, वरना अब तक पता नहीं क्या कुछ किया जाता है। तो पहले दिन से कोशिश हो रही थी। दूसरी चीज़ ये कि जाली अकाउंट से पेमेंट करके यहाँ तो गाड़ियां ली जा चुकी हैं, नवाज शरीफ, जरदारी साहब और पता नहीं क्या कुछ लेकर चले गए जो लिया ही नहीं जा सकता, और वो भी जाली अकाउंट से पेमेंट करके। तो फिर ये आज तक साफियों ने दरखास्तें दी हैं कि किसने क्या फ़ायदा उठाया तोशाखाना से, क्या कुछ लिया जा चुका है, उसके बारे में मुकम्मल खामोशी है कि कई बड़े बड़े ओहदेदार
نواز شریف ہوں, زرداری صاحب ہوں, دیگر لوگ ہوں, یوسف رضا گیلانی خیر وہ تو انہوں نے تو ہاری چوری کر لیا تھا, تو ان کے بارے میں اب تک کیوں نہیں انفارمیشن دی جا رہی؟ یہ صرف عمران خان کو یہ کیا جا رہا ہے, تو اس کو اوپن کر دیں, سب کا پتہ لگ جائے. تو بہرحال جناب اب عمران خان صاحب تو واضح طور پر میدان میں آگے ہیں, اور ان کا یہ دعویٰ کرنا ہی, یہ دعویٰ لے جانا ہی ثابت کر رہا ہے کہ ان کے پاس پوری قانونی چیزیں موجود ہیں, اور جنگ جیو کا برطانیہ میں نہ چھاپنا مشکوک بنا رہا ہے ساری چیز کو واضح طور پر. اب اس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں, تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری, شیریں مزاری صاحبہ اور زلفی بخاری صاحب نے اس پریس کانفرنس میں کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ تصویر آئی ہے اسی شخص کی جس کو کرمنل کہا جا رہا ہے, اس کی فیصل واوڈا صاحب کے ساتھ. فیصل واوڈا آپ کو پتہ ہی ہے پریس کانفرنس کر چکے ہیں, بڑا انہوں نے کرنا تھا کہ بڑا جناب یہ خونی مارچ اور یہ اور وہ, انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ یہاں خون ہوگا, جنازے ہی ہوں گے. تو ان کو کس طرح سے یہ اندازہ تھا کہ جناب یہ اس طرح, یعنی جو پھر بعد میں عمران خان سے پر قاتلانہ حملہ ہوا اس بارے میں پہلے ہی وہ مشکوک ہیں, کس نے ان کو کہا پریس کانفرنس کرنے کے لیے, جو کہ پی ٹی وی پر نشر کی گئی, جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ٹیلی ویژن پر براہ راست نہیں چل سکتی, پی ٹی وی تو نام بھی نہیں دکھائے گا. تو موجودہ حکومت میں تو پی ٹی وی پر ہر چیز بین ہے, تو اس وقت تو وہ تحریک انصاف میں تھے فیصل واوڈا صاحب, ان کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پر چلانا, وہاں صحافیوں کے سوالوں کے جواب وہ نہ دے سکے, اس کے بعد ان کی رکنیت ہی پارٹی کی ختم کر دی گئی. اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو مجھے وزیر اعظم آفس کی طرف سے تھا, اور میں جب منسٹر تھا تب یہ وفد پورا آیا تھا جس میں یہ شخص تھا جو کرمنل ثابت ہوتا ہے, تو میں تو کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, اور یہ سب تو یہ وہ اپنی بات یوں کر رہے ہیں. تو یہ ایسے لگ رہا ہے وہی لوگ ہیں پیچھے جنہوں نے فیصل واوڈا سے پریس کانفرنس کروا دی, جنہوں نے خبر چلوا دی, اور یہ شخص, اور پھر اس کو کس طرح ریلیف ملتا ہے. اس کا نام ECL میں تھا, یہ کرنل تھا, وانٹڈ تھا, وانٹڈ ایک طرح سے تو ہے, لیکن ابھی مہینہ پہلے اس حکومت نے اس شخص کا, عمر شخص کا یہ نام ہے, اس کے کیسز ختم کیے, اس کا نام نکالا, اور مہینے کے اندر اندر ہی پھر یہ ہو رہا ہے کہ جیسے اس سے یعنی نام نکلوا کر اس کے خلاف جرائم ختم کر کے اس کو کہا جا رہا ہے تم ہمارا بھی تو فائدہ کچھ کرو نا, ہم نے تمہارے لیے اتنا کیا ہے. تو پورا ایک ٹریپ بنایا گیا ہے, پیچھے لوگ وہی ہیں. لیکن اب جب یہ برطانیہ میں معاملہ چلا جائے گا تو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اب اسی حوالے سے فواد چودھری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم عمر ظہور کے خلاف دبئی میں قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں, اور لندن میں جنگ گروپ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کا یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ بس بہت ہو گیا. تو اب انہوں نے کہا ہے برداشت باہر ہو گئی, کہیں قاتلانہ حملہ ہو رہا ہے, کہیں ہمارے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, اس طرح سے یہ ایک ایجنڈا سیٹنگ ہو رہی, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کہہ رہے ہیں اب تمہیں پکڑتے ہیں. مجھے تو لگتا ہے شاید وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں, کسی ایسے لیول پر لگے, کیونکہ پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو سکتا, جتنا مرضی آپ اس طرح کے الزام جھوٹے جس طرح کے بھی لگا لیں, کچھ نہیں ہونا یہاں پر, عدالتوں میں کچھ نہیں ہوگا. تو یہ شاید انتظار کر رہے تھے کہ جناب ایسا کچھ کریں, اور اب وہ کیا تو عمران خان کے پاس موقع آ گیا کہ اچھا یہ برطانیہ میں چل گیا ہے, یہ دبئی سے اس کو لے لیا ہے, تو اب یہ وہاں پر وہ کیسز کریں گے. تو ان کا صرف یہ کہنا ہی عمران خان صاحب سے تو ختم کر رہا ہے ان الزامات کو, لیکن اب اس پہ عمران خان صاحب الٹا جرمانہ اگر ہوتا ہے الزام لگانے والوں کو, تو عمران خان صاحب تو اس پہ اور فائدہ بھی اٹھائیں گے اور سچے بھی ثابت ہو جائیں گے. اچھا جی, اس پر فواد چودھری صاحب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ عمران خان کی جب سعودی عرب کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عمران خان کو گھڑی تحفے میں دی تھی, جس کے بعد دفتر خارجہ کے چیف آف پروٹوکول آفیسر نے تحفے کو قانون کے مطابق توشہ خانہ کے حوالے کر دیا تھا. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, یہی دونوں طرف سے مختلف ممالک کا ایک یعنی ایک انداز ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں رائج ہے کہ یہ نہیں کہ عمران خان کو ملے گا تحفہ اور وہ جا کے سیدھا اپنے گھر رکھ لیں گے, نہیں, یہ پروٹوکول ہوتا ہے, اس آفیسر کے پاس آتا ہے, وہ توشہ خانہ میں جمع کراتا ہے. اور پھر یہ فواد چودھری صاحب نے اسی والے سے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت سے قبل تحفے کی قیمت 20% ادا کی جاتی تھی, لیکن ہم نے قانون تبدیل کر کے 50% مقرر کی. کابینہ نے گھڑی کی قیمت 10 کروڑ روپے مقرر کی. کابینہ نے گھڑی کی قیمت جب 10 کروڑ روپے مقرر کی, یہ پورا ایک پروسیجر ہے وہ جو سمجھا رہے تھے, جس کے بعد عمران خان نے گھڑی کی قیمت کا 50% ادا کر کے اسے فروخت کیا. پھر یہ بھی بتایا فواد چودھری نے کہ عمران خان نے پاکستانی مارکیٹ میں 5 کروڑ 70 لاکھ روپے میں گھڑی فروخت کی تھی, اور ساتھ ہی میں ٹیکس بھی ادا کیا, جبکہ انہوں نے اپنے گوشواروں میں بھی یہ قیمت ظاہر کی تھی, یعنی ایک ایک چیز ظاہر کی ہے. فواد چودھری نے کہا کہ نجی ٹی وی چینل میں عمر ظہور نامی آدمی نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے انہیں گھڑی فروخت کی ہے, لیکن عمر ظہور نام کے کسی شخص کو گھڑی فروخت نہیں کی, اور نہ ہی گھڑی کو فروخت کرنے کے لیے فرح گجر کے حوالے سے اس کو کیا گیا, اور نہ ہی ان کا عمر ظہور سے کوئی تعلق ہے. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ گھڑی قیمت کا تعین گلی کی ایک دکان سے کرایا گیا. عمر ظہور کی فیملی ناروے میں رہتی تھی, ان کے 4 میں سے 3 بھائی جرائم کی کیسز میں ناروے کی جیل میں قید ہیں, یعنی خاندان ہی سارا جرائم پیشہ ہے.
उमर ज़हूर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ, जिसके बाद वो नॉर्वे से फरार होकर दुबई में रहने लगे। दुबई में भी इनकी सरगर्मियां मशकूक हैं। बाद में पाकिस्तान आए, मॉडल सोफिया मिर्ज़ा से शादी की थी। उमर ज़हूर ने पाकिस्तान में अपनी बेगम और बेटी को 10 लाख रुपए महीना देने से इनकार कर दिया था कि मैं ये रकम दे नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब वो दावा कर रहा है $20 लाख दे दिए जी मैंने, और वो भी कैश में, इस घड़ी के लिए। उमर ज़हूर अपनी फैमिली के साथ जाली कागजात के जरिए पाकिस्तान से दुबई गए। शहजाद अकबर की उमर ज़हूर से तवील मुखासमत रही और फवाद चौधरी ने कहा जी रवां साल जब नून लीग की हुकूमत आई तो इसके फौरी बाद शहजाद अकबर और FIA के डायरेक्टर के खिलाफ थाने कौसार में मुकदमा दर्ज हुआ और उमर ज़हूर का नाम ECL से निकाल दिया गया, जिसके बाद इन्होंने निजी टीवी में आकर इंटरव्यू दे दिया। ये सारा कुछ किस तेजी से हो रहा है, ये पूरा प्लांटेड लग रहा है सब, और एक मुजरिम को बिठाकर उससे सारा कुछ करवाया जा रहा है, उसको रिलीफ दिया जा रहा है और उससे बदले में प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ करवाया जा रहा है, यानी इंटरव्यू दिलवाया जा रहा है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने फैसला किया है कि हम उमर ज़हूर के खिलाफ दुबई में कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं और लंदन में जंग ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अरशद शरीफ और सेनेटर आज़म स्वाति के साथ हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में इत्मीनान नहीं रहा। जुल्फी बुखारी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस डीलर को हमने 5 करोड़ 70 लाख में घड़ी फरोख्त की, हमारी इतलात के मुताबिक इस डीलर ने उमर ज़हूर को 6 करोड़ 10 लाख में फरोख्त की है, यानी उस डीलर ने आगे से दी है। तो इसका मतलब है ये चीज़ें भी साथ आ जाएंगी और केस मजबूत हो जाएगा इमरान खान का, और दूसरी तरफ जनाब ये सारे हैंडलर हों या जिन्होंने भी गड़ा खोदा है वो इसमें अब गिरते चले जाएंगे। जुल्फी बुखारी ने कहा हम डीलर का नाम जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि वो हिरासत के खौफ से मुल्क से फरार होकर दुबई में मुकीम है। हम इनसे इस हवाले से जल्द राब्ता करेंगे, जिसके बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। उमर ज़हूर के पास घड़ी खरीदने का कोई सबूत नहीं। उमर ज़हूर का नाम 15 अक्टूबर को ECL से निकाला गया, जिसके बाद उन्होंने एक महीने के अंदर मीडिया के सामने इंटरव्यू भी दे दिया। PTI रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि उमर ज़हूर का अचानक मीडिया के सामने घड़ी फरोख्त करने का बयानिया अरशद शरीफ केस से मुंसलिक है। ये बड़ी अहम बात है और ये चीज़ चल रही है। अरशद शरीफ साहब ने इसके हवाले से ट्वीट्स भी की। अरशद शरीफ ने उमर ज़हूर के खिलाफ भी ट्वीट्स की थी। कई ममालिक में उमर ज़हूर के खिलाफ केसेस दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ के खिलाफ तहकीकात में उमर ज़हूर से भी तहकीकात करनी चाहिए। इस साजिश के पीछे कौन सी ताकतवर कुव्वतें हैं हमें सब मालूम है। शहबाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ कुछ ना मिला तो एक मुजरिम को इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने का कह दिया। हमें अफसोस है कि रियासत इस सतह पर आ जाएगी। पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है, रियासत अपनी खुद तबाही कर रही है। मरीम साहब ज़ाहिर है कहाँ पीछे रहती है, उन्होंने कहा जी इधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची, नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ, दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। तो यानी ये घड़ी के मामले पर है जो आज तक महल्लात के जवाब नहीं दे सके, आज तक ज़मीनों के जवाब नहीं दे सके, जो कहते हैं जनाब हमें कोई तोहफ़ा मिला, मरियम साहबा को कहीं से तोहफ़ा मिला, उन्होंने अपने वालिद को बेच दिया, वालिद ने वो आगे से बेच कर वो रकम से ज़मीन खरीदी और वो फिर मरियम को तोहफ़े दे दी। उनकी अजीबोगरीब कहानियाँ इनकी हैं, कहाँ से पैसा आया, इनके पास तो कतरी खत है। तो इमरान खान साहब ने तोशा खाना जो भी लिया एक एक चीज़ सामने लाए हैं। बहरहाल इन चीज़ों को अब देखा जाएगा और दावे हर तरफ से हैं, लेकिन जो ही ये मामला बरतानिया जाएगा तो एक एक चीज़ लगता है कि वाज़ेह हो जाएगी। और दुबई का अरशद शरीफ साहब का जो मामला है वो भी देखिए कि वहाँ से भी उनको कहा गया कि यहाँ से आप निकल जाएँ, हमें कहा गया है, और ये भी शख्स वहीं पर बैठ कर उमर ज़हूर वहाँ से ये सारा कुछ करता है। और इसलिए शीरी मज़ारी साहब कह रही हैं कि इसमें जो तहकीकात हों उसमें इसको भी शामिल किया जाए, इसे बुलाकर पूछा जाए कि अरशद शरीफ साहब जो हैं इसके हवाले से जो कुछ कहते रहे उसमें भी पूछगछ होनी चाहिए। तो ये लगता है कि पीछे सारा गेम बनाने वाला, सारा कुछ हैंडल करने वाला वो एक ही साजिशी या दिमाग और जो भी हैं वो सब माफिया वो एक ही है जो ये सारा कुछ कर रहा है, करवा रहा है, लेकिन अब वो पूरी तरह से ट्रैप हो गया है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।